हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका ओएमवीएस का सिलेबस से एक चैप्टर को करेंगे। इसमें देखिए, हम पहले चैप्टर को समझेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक ही क्लास में आपको कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज एक साथ मिल जाएगा। चैप्टर जो है आपका वो है पहला सफेद वाल। ये एक व्यंगित रचना है और इसके रचनाकार जो है हरिशंकर परसाई जी हैं। आप लोगों को पता है हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंगित रचना था भोला राम का जीव। हम पढ़ चुके हैं उसको समझ चुके हैं। लेकिन वो आपका जो एसएसबी टीजीटी या थर्ड आरएसटी का सिलेबस में था, स्टेट का सिलेबस में था। ये जो आपका है पहला सफेद वाल, ये भी व्यंगित रचना है। हरिशंकर परसाई जी ने इसको लिखा है। हर बार जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका लेखक का नाम को याद करिए, याद रखिए लेखक का नाम, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला सफेद वाल एक व्यंगित रचना है, हरिशंकर परसाई जी ने इसको लिखा है। आज पहला सफेद वाल दिखा, कान के पास काले वालों के बीच से झांकता इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। तो यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी, यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि आज पहला सफेद वाल दिखा। तो लेखक को क्या दिखता है? पहला सफेद वाल। कान के पास काले बालों के बीच से झांकता, कान के पास काले बालों के बीच से झांकते इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। यह रजत तार बोला गया है, काले बालों के बीच में जो सफेद बाल है उसको बोला गया, ठीक है, उसको रजत तार बोला गया है। और ये कहाँ पर दिखता है लेखक को? कान के पास काले बालों के बीच, याद रखिएगा, कान के पास काले बालों के बीच लेखक को पहला सफेद वाल दिखाई देता है और उसी को यहाँ पर लेखक कहते हैं रजत तार, ठीक है, जो सहसा लेखक के मन को झकझोर देता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लेखक का मन को क्या झकझोर देता है, वहां पर आपका आंसर बनेगा पहला सफेद वाल, या फिर अगर ऑप्शन में होता है रजत तार तो रजत तार भी आपका सही ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला सफेद वाल को ही लेखक रजत तार कहते हैं, जो लेखक का मन को झकझोर देता है। ऐसा लगा जैसे बसंत में वनश्री देखता घूम रहा हूं। तो लेखक को पहला सफेद वाल कैसा लगता है? जैसे बसंत में वनश्री को देखता घूम रहा हूं, मतलब लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो जैसे बसंत में वनश्री को देखकर घूम रहे हैं, देखते हुए घूम रहे हैं। कि सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़ा। मतलब लेखक बसंत में वनश्री को देखते हुए घूम रहे हैं और अचानक से जैसे शेर निकल पड़ता है, उनको वैसा प्रतीत होता है। क्या ये काले बालों के बीच में जो सफेद बाल है वो बिल्कुल लेखक को कैसा लगता है? जैसे बसंत में वनश्री देखते हुए लेखक घूम रहे हैं और अचानक से झाड़ी के अंदर से एक शेर निकल पड़ता है। पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्वीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए। अब लेखक और एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि लेखक को ऐसा लग रहा है वो सफेद बाल मानो कि पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर, ठीक है, जिसको बहुत मजबूत माना जा रहा है, वैसे किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमता है एक गर्वीले किलेदार। मतलब किले पर पहरा देने वाला जो है वो गर्वीले घूमता है, मतलब गर्वीले गति से घूम रहा है बेफिक्र होकर। और उस समय उसको क्या दिख जाता है कि बाहर से एक शत्रु के सिपाही जो है वो कलगी, उनकी कलगी दिखाई देती है। मतलब यहाँ बोला गया कि मानो एक बेफिक्र किलेदार को जैसे अचानक से शत्रु के सिपाही दिख जाए, शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए, वैसा दिखा लेखक को। क्या? काले बालों के बीच में सफेद बाल। किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का बाप आता दिख जाए। और एक उदाहरण दे रहे हैं और एक बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा वो सफेद बाल, जैसे मानो कि पार्क के कुंज में
अपनी राधा को हृदय से लगाए, प्रेमी को एकाएक राधा का बाप आता दिख गया। ठीक है, वैसा लग रहा है लेखक को क्या? काले बालों के बीच में सफेद बाल। यहाँ पर लेखक 3 उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि अ, असल में हुआ क्या है कि लेखक अ, पहली बार देख रहे हैं कि उनका जो सिर में जो है एक सफेद बाल निकला है और उसी सफेद बाल को लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि वो घूम रहे हैं कहाँ पर? वनश्री जंगल में घूम रहे हैं और वहां अचानक से क्या होता है उनको शेर दिखाई देता है या फिर मानो ऐसा है कि एक बेफिक्र किलेदार जो है अपने किले में पहरे दे रहा है और वहां पर अचानक से उसको क्या दिखता है? शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाता है। या फिर और एक उदाहरण लेखक यहाँ पर दिए कि पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए, प्रेमी को एकाएक राधा का बाप दिख जाना। वैसा लगा लेखक को क्या कि आ, असल में यहाँ पर हुआ क्या है कि एक लेखक यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपने जीवन में वो एकदम व्यस्त मस्त है। ठीक है, रोज दिन का जीवन को वो मस्त होकर अतिवाहित कर रहे हैं, अपने आप में डूबे हुए हैं और उस समय उनको अचानक से क्या दिखता है? एक वृद्धावस्था का पहचान दिख जाता है। मतलब उनको अपने में वृद्धावस्था का आगमन का संकेत मिलता है और उसको लेखक तरह तरह से यहाँ समझा रहे हैं कि उनको ऐसे लगा वो सफेद बाल। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। कालीन याद रखिए, कालीन का मतलब होता है कारपेट। तो किसका दर्द बड़ा होता है? कैसा दर्द बड़ा होता है? कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द जो है वो बहुत बड़ा होता है लेखक के अनुसार। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था, रोज नर्सिसस जैसी आत्मरति से आईना देखता था। नर्सिसस नर्सिसस एक फूल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था, रोज रोज मतलब डेली। ठीक है, नर्सिसस जैसे आत्मरति से आईना देखता था। आत्मरति मतलब खुद पर मुग्ध होकर खुद से प्यार करना, वो होता है आत्मरति। खुद के प्रति रति भाव जो है वो है आत्मरति। तो अपने आप पर मस्त होकर अपने आप में डूबे हुए लेखक जो है रोज क्या करते हैं? नर्सिसस जैसे आईना को देखते हैं। ठीक है, आत्मरति से आईना को देखते हैं। किस भाव से देखते हैं? आत्मरति भाव से। घुंघराले काले केशों को देखकर सहला कर संवार कर प्रसन्न होता था। लेखक कैसे प्रसन्न होते हैं? अपने बालों को अपने केशों को देखकर सहलाकर संवार कर। ठीक है, उम्र को ठेलता जाता था, वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेखक रोज दिन क्या करते हैं? अपने बालों को संवारते हुए उम्र को ठेलते हैं। मतलब जितना भी एज आगे बढ़ता है तब भी वो क्या सोचते हैं कि वो अभी भी ठीक ठाक एज में है या यौवन अवस्था में वो अब भी है। और वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। वार्धक्य का मतलब हो जाएगा वृद्धावस्था। लेखक उम्र को ठेलते हैं, वार्धक्य को अंगूठा दिखाते हैं। पर आज कान में ये सफेद बाल फुसफुसा उठा। मतलब चुप चुप के उनको कुछ कहने लगा और वो क्या कहता है? भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस में कहूं, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। भाई मेरे मतलब यह संबोधित करके बोल रहा है उनका वो सफेद बाल लेखक को, कि जैसे बोलते हैं ना मेरे भाई सुन लो इधर, वैसा ही यहाँ पर क्या बोला गया? भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस में कहूं, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। यहाँ दुकान समेटना शुरू कर दो से क्या मतलब है? यहाँ दुकान समेटने के बारे में बोला गया। कैसा दुकान समेटने के बारे में बोला गया? जो इनका सांसारिक जीवन, सांसारिक दुकान मतलब जितने दूर तक ये फैले हुए हैं, जितने लोगों से ये जुड़े हुए हैं, या जो संसार को लेकर जो भी ये सोच रहे हैं कि इनको बहुत दिन तक जिंदा रहना है, इनको बहुत कुछ करना है, तो वो सब चीज के बारे में यहाँ पर वो सफेद बाल इनको पहले से क्या कर रहा है? आगाह कर रहा है कि अब आप क्या कीजिए ना, अपना दुकान जो है ना उसको समेटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जाने का वक्त आने वाला है।
वृद्धावस्था जब आ जाए तो लोग क्या सोचते हैं, अब तो कोई उनके बारे में जो वृद्धावस्था में अभी है उनके बारे में यही सोचते हैं कि ये तो आज ना कल या बहुत जल्द अब चले जाएंगे, इनका ये अंतिम समय है। उसी तरह से यहाँ पर बोला गया कि एक बात कॉन्फिडेंस से मैं कहूँ, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। और दुकान समेटना से मतलब क्या है, सांसारिक जीवन के बारे में बोला गया। मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर, जो मरण को त्योहार मानते हैं वही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। वो मरण को त्योहार मानकर त्योहार का हल्ला करके क्या करते हैं, अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। तभी से दुखी हूँ, ज्ञानी समझाएंगे जो अवश्यभावी है उसके होने का क्या दुख। अब जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं, जिनका काम होता है समझाना, वैसे लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि अवश्यंभावी मतलब जिसको जो अवश्य संभव है उसको वो होना ही है, ठीक है, वो होगा ही होगा, उसको लेकर ज्ञानी लोग समझाते हैं कि उसको होने का क्या दुख है, जो होना ही है वो होगा, उसको लेकर क्या दुख है, ऐसा ज्ञानी लोग समझाते हैं। मौत भी तो अवश्यंभावी है। अब मौत जो है, जीवन और मृत्यु जो है, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये चलता रहता है और ये अवश्यंभावी है, मतलब ये अवश्य संभव है। कभी ना कभी हर इंसान को मरना है, ये एक सच्चाई है। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अगर सबको मरना ही है तो मौत से कैसा डरना, ठीक है, और इसको लेकर क्या दुख प्रकाश करना। तो क्या जिंदगी भर मर घट में अपनी चिता रचते रहे। यहाँ पर आप लेखक कह रहे हैं, ज्ञानी लोग जो कहते हैं कि अगर जो अवश्यंभावी है उसको लेकर दुख नहीं करना चाहिए, उसको लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। तो हमें तो पता है कि मृत्यु भी जो है क्या है, अवश्यंभावी है, एक ना एक दिन होना है। तो क्या इसके लिए जिंदगी भर हम मर घट में अपनी चिता रचते रहे। और ज्ञानी से कहीं हर दुख जीता गया। वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे। अब यहाँ पर ज्ञानी को व्यंगित करके बोला गया कि हर दुख को तो जीता नहीं गया है, ज्ञान से हर दुख को जीता गया है क्या। अगर ज्ञान के माध्यम से हर दुख को हम जीत लेते तो कोई इंसान कभी दुखी नहीं होता। कोई छोड़िए, कम से कम वे लोग जो ज्ञानी है वो तो दुखी नहीं होते। लेकिन ये तो सच्चाई नहीं है। सब कहते हैं दुखी मत हो, सब कहते हैं भयभीत ना हो, ठीक है, जो भी ज्ञानी है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, एक वक्त पर भयभीत भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहते हैं, क्या वो कम ज्ञानी थे, ठीक है, क्या वे कम ज्ञानी थे जो मरणासन लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे। उनके बारे में बोला गया जो लक्ष्मण मतलब मृत्यु के बहुत करीब थे लक्ष्मण, और उनका सिर को अपने गोद में लेकर विलाप जो कर रहे थे, क्या वो कम ज्ञानी थे, वो भी बहुत ज्ञानी थे। लेकिन फिर भी मृत्यु के करीब लक्ष्मण को देखकर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। मेरो सब पुरुषार्थ थाको। अब यहाँ पर एक लाइन है, मेरे सब पुरुषार्थ थाको। यहाँ पर ये लाइन का मतलब भी याद रखिए, हो सकता है इससे आपका एग्जाम में कुछ पूछते। मेरो सब पुरुषार्थ थाको का मतलब है मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, ठीक है। स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंख उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि मरणासन लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे जो ज्ञानी व्यक्ति, उन्हीं का ये कथन है कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मतलब मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है, ठीक है, ऐसा बोलकर विलाप कर रहे हैं वो ज्ञानी व्यक्ति। किस समय विलाप कर रहे हैं, मृत्यु के करीब लक्ष्मण का सिर को अपने गोद में लेकर विलाप करते हुए ज्ञानी व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरी सारी ताकत जो है खत्म हो गई। आगे देखिए, स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंख उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। और एक उदाहरण दिया गया या और एक विषय का चर्चा किया गया यहाँ पर कि स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंख, ठीक है, अर्जुन को, किसको समझाने वाले की आंख, अर्जुन को समझाने वाले की आंख उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी।
मतलब वो भी दुखी हो गए थे। जो अर्जुन को समझाते हैं वही उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे, डबडबा आई थी उनकी आंखें। मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं, इसलिए बोला गया कि मरण को जो त्योहार मानते हैं वो मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। वो त्योहार का नाम देकर अपने हृदय में जो सत्य भय है उसको दबा देते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूँ, सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है, आज पहला तार डाला गया है। तो क्या बोला गया, लेखक कह रहे हैं कि वो दुखी है, ठीक है, वो वास्तव में दुखी है। सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है, सिर पर कफन जो बुना जा रहा है, सफेद कफन बुना जा रहा है, से तात्पर्य क्या है, उनका सिर में जो एक जो सफेद बाल निकला है उसके बारे में बोला जा रहा है। और लेखक का यहाँ पर इस और भी संकेत है कि वो जो एक सफेद बाल है वो आगे और भी बालों को सफेद कर देगा, या ये एक सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है, बुना जा रहा है मतलब ये लगातार चल रहा है, आगे भी बढ़ता जाएगा। आज पहला तार डाला गया है, वो जो एक सफेद बाल क्या है, एक पहला तार है। सफेद कफन जो बुना जा रहा है उसका पहला तार है ये एक सफेद बाल। उम्र बुनती जाएगी इसे, और उम्र जो है इस सफेद कफन को बुनती जाएगी। कौन बुनती जाएगी, उम्र बुनती जाएगी इस सफेद कफन को, ये याद रखिएगा। ये यौवन की लाश को ढक लेगा, और ये क्या करेगा, यौवन की लाश को ढक लेगा, यौवन को मार के उसकी लाश को ढक लेगा, क्योंकि ये वृद्धावस्था का संकेत है। वृद्ध अवस्था में पहुंचने पर एक व्यक्ति का क्या होता है, सर का बाल जो है सफेद हो जाता है, और यही सफेद बाल क्या करेगा, लेखक के अनुसार यौवन की लाश को ढक देगा। पहले तो यौवन को लाश बनाएगा, यौवन को खत्म कर देगा, फिर उसके बाद उस लाश को ढक भी देगा, ये सफेद बाल। दुख नहीं होगा मुझे, मतलब ये एक सवाल है, दुख नहीं होगा मुझे, दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। फिर यहाँ पर बोला गया कि दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं, जिनका जन्म ही बूढ़े होकर हुआ है उनको दुख नहीं होगा। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। अब लेखक कह रहे हैं कि उनको गुस्सा है, किस पर गुस्सा है, इस आईने पर गुस्सा है। वैसे तो ये बड़ा दयालु है, कौन बड़ा दयालु है, आईना को बोला गया कि वो बड़ा दयालु है। विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है। अब आईना को जो बोला गया दयालु क्यों बोला गया, क्योंकि वो विकृति, विकृति मतलब विकृत आकृति, ठीक है, जो भी चित्र बिगड़ा हुआ रहता है उस चित्र को भी सुधार कर चेहरा को सुडौल बनाकर बताता है। कौन, ये जो आईना है। आज एकाएक यह कैसे क्रूर हो गया, ये कैसे आज क्रूर हो गया, अचानक से ये कैसे इतना क्रूर हो गया, इतना कठोर बन गया। क्या इस एक बाल को छिपा नहीं सकता था, सिर में इतने सारे बाल हैं, उसमें से मिरर जो है यानी कि आईना जो है उसका काम होता है हर चीज को सुधार कर चेहरा को सुडौल बनाकर दिखाना। लेकिन ये अगर चाहता तो क्या एक सफेद बाल को छुपा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये नहीं छुपाया, ऐसा लेखक कहते हैं। इसे दिखाए बिना क्या उसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता, किसे दिखाए बिना, ये जो सफेद बाल को। अब आगे लेखक कहते हैं, उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का जिक्र किया है जो मासूम के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही गश खाकर गिर पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईना का जिक्र किया है, ठीक है, उर्दू कवियों ने ऐसे